In this one, the chapter Foreign Exchange Management Act 1999. This chapter is very important because ECB वाले questions in this set है बहुत सारे हैं. So this chapter is the Foreign Exchange Management Act 1999. This chapter is indeed very important for the set A low paper. The Foreign Exchange Management Act 1999 क्या होता है? Effective हुआ है from 1st June 2000 से, and no one can study this chapter. Everyone regrets not studying this chapter. This is one of the line which Shubham Singhal sir have printed in their notes, but this is true as well. What are the acronym used in this chapter is AD is authorized dealer, AIFI is the All India Financial Institution, NABARD, Exim, SIDBI, NHB. Then AP is the authorized person, BOA is the branch office and agency, BOE is the bill of exchange, CAT is the capital account transaction, CCPS is the compulsory convertible preference shares. Then आता है हमारा CDB. CDB is the currency declaration form. CMP is the custom manual ports. CUAT is the current account transaction. मैं रीडिंग कर रही हूँ और वीडियो तो पूरे दिन बनती रहती है. CUAT is the current account transaction. DGC is the Director General of Civil Aviation. DGFT. इतने सारे acronym used है in this one. What is the purpose of the FEMA? FEMA, the Foreign Exchange Management Act 1999 का purpose क्या था? What was the purpose of the FEMA? An act to consolidate and amend the law relating to forex with the objective of facilitating the external trade and payments and for promoting the orderly development and maintenance of forex market in India. तो what was the purpose of the Foreign Exchange Management Act का purpose क्या था? किस पर्पस के साथ यह आया था? तो एन एक्ट टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू फॉरेक्स. जो भी लॉ है रिलेटिंग टू फॉरेक्स विद द ऑब्जेक्टिव फैसिलिटेट कर पाए एक्सटर्नल ट्रेड एंड पेमेंट्स को एंड फॉर प्रमोटिंग द ऑर्डरली डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ फॉरेक्स मार्केट इन इंडिया. और क्या कर पाए? प्रमोट कर पाए द ऑर्डरली डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस जो भी है फॉरेक्स मार्केट इन इंडिया का. With liberalization of Indian economy in 1991 में जो liberalization वाली policy आई थी, flow of forex into India increased, thus increasing the foreign exchange reserve substantially. This act enables the management of the foreign exchange reserve for the country. Now comes to the enforcement of the act. So it is what? Directorate of Enforcement. Forex Regulation Act 1973 versus FEMA 1999. पहले क्या चलता था? There was FERA earlier. और उसके बाद क्या आया? FEMA आया, that is the Foreign Exchange Management Act. पहले जो है चीजें डिस्कस की जाती थी विद रिलेटिंग टू क्या? हाँ, हाँ वो आया था 19 याद लिख नहीं रखा है कब आया था. मतलब उसका काम तो रेगुलेशन से रिलेटेड था. नहीं मतलब फेरा में क्या था कि रेगुलेशन से रिलेटेड डिस्कस किया था. हाँ, फॉरेक्स वो 1973 का था शायद. हाँ हाँ, फेरा जो था ना, फेरा. हाँ, वो उसमें पर्पस अलग थे. उसमें तो रेगुलेशन से रिलेटेड था. फेरा में तो उसकी फुल फॉर्म क्या थी? फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट. और उसका पर्पस मैनेजमेंट था कि कैसे फॉरेन एक्सचेंज को मैनेज किया जाएगा. क्या उसके बाद व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द एक्ट? एक्ट का ऑब्जेक्टिव क्या था? इट इज टू कंजर्व फॉरेक्स. जो फेरा था उसका ऑब्जेक्टिव था दैट इज टू कंजर्व द फॉरेक्स. आपको क्या करना होगा? कंजर्व करना होगा फॉरेक्स को. वेरएज फेमा का क्या ऑब्जेक्टिव था? दैट इज प्रमोट एंड डेवलप द फॉरेक्स. आपको क्या करना है? प्रमोट करना है, डेवलप करना है फॉरेक्स को. PRI, व्हाट इज अ पर्सन रेजिडेंट इंडिया, बेस्ड होता था. फेरा जो बेस्ड होता था दैट इज बेस्ड ऑन द सिटीजनशिप. वेरएज फेमा जो है वो बेस्ड होता है ऑन स्टे इन इंडिया. स्ट्रिक्टनेस के फॉरेक्स ट्रांजैक्शन प्रोहिबिटेड हो जाते थे अनलेस जब तक परमिट ना हो.
फॉरेक्स ट्रांजेक्शन इज परमिट होते हैं जब तक कि अलग से रेस्ट्रिक्ट ना किया जाए। उसके बाद प्रिजम्पशन था ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ मेंस रिया, एंड दिस इज द मेंस रिया नॉट प्रिज्यूम्ड, रिस्पांसिबिलिटी ऑफ प्रोसिक्यूशन टू प्रूव। देन कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस जो है फेरा में अलाउ नहीं था, whereas जितने भी ऑफेंसेस है वो कंपाउंडेबल। तो इस पर्टिकुलर सेक्शन से तो अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा हमारे स्टैट के लो पेपर के लिए। उसके बाद आता है नेक्स्ट कम्स दैट इज द ब्रॉड डिवीजन ऑफ एक्ट। प्रिलिमिनरी था सेक्शन 1 से 2, रेगुलेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ फॉरेक्स के सेक्शन से 3 से 9। देन ऑथराइज पर्सन डील किया सेक्शन 10 से 12 में। कॉन्ट्रवेंशन एंड पेनल्टी इज अंडर सेक्शन 13 से 15। एडजुडिकेशन एंड अपील है सेक्शन 16 से 35। डायरेक्टोरेट ऑफ एनफोर्समेंट है सेक्शन 36 से 38। मिसलेनियस सेक्शन कवर होंगे अंडर सेक्शन 39 से 49। उसके बाद आता है सेक्शन 1 दैट इज द एप्लीकेबिलिटी। एप्लीकेबिलिटी क्या है? This act extends to whole of India and also apply to all the branches, offices और जो भी है outside India owned and controlled by the person resident India। ये जो एक्ट है वो एक्सटेंड होता है टू होल ऑफ द इंडिया, पूरे इंडिया पे लगता है और उन पे भी अप्लाई होता है सारे दी ब्रांचेस, ऑफिसेज, एजेंसी जो भी आउटसाइड इंडिया में, जो कि पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया, अगर कोई इंडिया का पर्सन उसे कंट्रोल करता है तो उसमें भी लग जाएगा। सेक्शन 2 बात करता है अबाउट द डेफिनेशन। इस पर्टिकुलर सेगमेंट से भी अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं आएगा इन द एग्जामिनेशन फॉर द सेटेड पर्पस। Then comes the authorized person। इस चैप्टर से मेजरली ईसीबी के जो क्वेश्चंस है वो ज्यादा एग्जामिनर पूछ रहा है इन दी चैप्टर, दैट इज द फेमा एक्ट 1999। Then comes the authorized person section 2C means an authorized dealer, money changer, offshore banking unit, other person authorized है जो कि अंडर सेक्शन 10 to deal in forex or force। फॉरेन करेंसी सेक्शन 2 मींस कोई भी ऐसी करेंसी अदर देन इंडियन करेंसी। फॉरेन करेंसी क्या, अदर देन इंडियन रुपी के अलावा सारी करेंसी विल बी ट्रीटेड एज फॉरेन करेंसी। देन कम्स द फॉरेन एक्सचेंज मींस फॉरेन करेंसी एंड इंक्लूड्स, इसमें क्या है फॉरेन करेंसी और ये इंक्लूड करेगा डिपॉजिट, क्रेडिट्स, बैलेंस पेबल इन एनी फॉरेन करेंसी, ड्राफ्ट, टीसी, एलओसी, बीओई ड्रॉन इन आईसी बट पेबल इन एफसी। ड्राफ्ट, टीसी, एलओसी, बीओई ड्रॉन बाय बैंक्स और पर्सन आउटसाइड इंडिया बट पेबल इन आईसी। उसके बाद आता है हमारा फॉरेन सिक्योरिटी। फॉरेन सिक्योरिटी भी क्या है, कोई भी सिक्योरिटी इन फॉर्म ऑफ स्टॉक, शेयर्स, बॉन्ड, डिबेंचर और अदर इंस्ट्रूमेंट। कोई भी अगर सिक्योरिटी होती है हमारी किसमें, स्टॉक में, शेयर्स में, बॉन्ड्स में, डिबेंचर्स और दूसरे इंस्ट्रूमेंट में, डिनोमिनेटेड हो इन एफसी एंड इंक्लूड्स दिस एक्शन डिनोमिनेटेड इन एफसी बट रिडम्पशन और रिटर्न इंटरेस्ट डिविजिबल पेबल इन आईसी। देन कम्स द कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन। सेक्शन 2 क्लॉज ई इसके साथ डील करता है कोई भी ट्रांजैक्शन जो कि अल्टर कर दे। कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन हम किसे बोलते हैं, जिससे ऑल्टर हो जाए कि आपके एसेट्स, लायबिलिटी इंक्लूडिंग कॉन्टिजेंट लायबिलिटी को भी इंक्लूड कर रहा है। आउटस्टैंडिंग इंडिया ऑफ द पर्सन रेजिडेंट इंडिया, एसेट लायबिलिटी इंडिया ऑफ पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया। एसेट लायबिलिटी इन इंडिया ऑफ, एसेट लायबिलिटी इंडिया में है जो कि पर्सन रेजिडेंट है आउटसाइड इंडिया, और एसेट लायबिलिटी जो कि पर्सन है द रेजिडेंट ऑफ इंडिया। उसके बाद आता है करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन मींस ट्रांजैक्शन अदर देन द कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन। तो current account transaction is what it is, basically the capital account the transaction which are other than the capital account transaction। एमसीक्यू पर्पस के लिए तो हाँ रीड तो करना ही पड़ेगा ना, हाँ, बट कैसे रिटेन होगा। हाँ एमसीक्यू के लिए तो ठीक है, वैसे ऐसे मैंने तो सेट भी ऐसे ही पढ़ा था, रीड करती थी और तो क्या, क्योंकि लेक्चर्स में तो मेरे को नींद आती थी देख देख के। Then comes the current account transaction। करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन क्या होता है, मींस ट्रांजैक्शन अदर देन द कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन। तो व्हाट इज बेसिकली द करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन, वो ट्रांजैक्शन जो कि कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन नहीं हो, विदाउट प्रेजुडिस टू द जनरलिटी ऑफ द डेफिनेशन दी दिस इंक्लूड्स। उसके बाद आता है हमारा पेमेंट विद रिस्पेक्ट टू फॉरेन ट्रेड, करंट बिजनेस सर्विसेज इन शॉर्ट टर्म बैंकिंग एंड क्रेडिट फैसिलिटी इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। तो पेमेंट विद रिस्पेक्ट टू किसके रिस्पेक्ट में है, फॉरेन ट्रेड, करंट बिजनेस सर्विसेज एंड शॉर्ट टर्म बैंकिंग एंड क्रेडिट फैसिलिटी इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। उसके बाद पेमेंट हो विद रिस्पेक्ट टू इंटरेस्ट ऑन लोन्स एंड नेट इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। तो हम क्या बोलते हैं, पेमेंट, पेमेंट हो किसके कंटेक्स्ट में, पेमेंट हो विदाउट प्रेजुडिस टू द जनरलिटी ऑफ द डेफिनेशन द करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन में आएगा पेमेंट विद रिस्पेक्ट टू फॉरेन ट्रेड, करंट बिजनेस सर्विसेज एंड द शॉर्ट टर्म बैंकिंग एंड क्रेडिट फैसिलिटी इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस।
उसके बाद पेमेंट विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, विद रिस्पेक्ट टू लोन से और विद रिस्पेक्ट टू इंटरेस्ट ऑन लोन एंड नेट इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। देन रेमिटेंस अगर कोई होता है फॉर लिविंग एक्सपेंसेस ऑफ पेरेंट्स, स्पाउस एंड चिल्ड्रन रिसाइडिंग अब्रॉड। देन एक्सपेंसेस विद रिस्पेक्ट टू फॉरेन ट्रैवल, एजुकेशन, मेडिकेयर ऑफ पेरेंट्स, स्पाउस एंड चिल्ड्रन। तो ये सब क्या है, करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन है। करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन जैसे कि एक्सपेंसेस हो विद रिस्पेक्ट टू फॉरेन ट्रैवल, एक्सपेंसेस किससे रिलेटेड हो, एक्सपेंसेस रिलेटेड हो फॉरेन अकाउंट, फॉरेन ट्रैवल से, एजुकेशन से, मेडिकेयर ऑफ पेरेंट्स, स्पाउस एंड चिल्ड्रन से। रेमिटेंस फॉर लिविंग एक्सपेंसेस ऑफ पेरेंट्स, स्पाउस एंड चिल्ड्रन रिसाइडिंग अब्रॉड। पेमेंट विद रिस्पेक्ट टू इंटरेस्ट ऑन लोन एंड नेट इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। पेमेंट विद रिस्पेक्ट टू फॉरेन ट्रेड, करंट बिजनेस सर्विसेज एंड शॉर्ट टर्म बैंकिंग एंड क्रेडिट फैसिलिटी इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। उसके बाद पर्सन में कौन कौन आता है, अभी तक भी कोई क्वेश्चन एग्जाम जैसे नहीं है। पर्सन कौन आता है, सेक्शन टू क्लॉज यू के अकॉर्डिंग एन इंडिविजुअल, क्या नहीं मेरे को नहीं खाना। पर्सन इंक्लूड्स, पर्सन में कौन कौन आता है, दैट इज एन इंडिविजुअल, देन एचओएफ, कंपनी, फर्म, AOP, BOI, incorporated or not, every AGP, artificial juridical person and any agency, office, branch owned and controlled by such a person। तो हम क्या बोलते हैं, पर्सन के डेफिनेशन में कौन कौन आते हैं, इंडिविजुअल आता है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली आती है, कंपनी आती है, फर्म, AOP, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी, इंडिविजुअल, चाहे वो इनकॉर्पोरेट हुए हो या नहीं हो, every artificial juridical person या कोई भी एजेंसी, ऑफिस, ब्रांच which is owned and controlled by such a person। उसके बाद आता है पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया, सेक्शन टू क्लॉज बी मींस इन केस ऑफ इंडिविजुअल और आर्टिफिशियल पर्सन अ पर्सन रिसाइडिंग इन इंडिया फॉर मोर देन 182 डेज। यहाँ पे और कंपनीज एक्ट में डिफरेंस है। अंडर द फेमा हम कब रेजिडेंशियल स्टेटस को कंसीडर करते हैं, जब ग्रेटर देन इक्वल टू 182 डेज है, और वो भी कब, इन द ड्यूरिंग प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर बट डज नॉट इंक्लूड, और वो भी ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर वाला हम काउंट करते हैं अंडर द फेमा एक्ट। Whereas in the Companies Act में जब हम डायरेक्टर्स वाले चैप्टर को डिस्कस करते हैं, that there is the condition is equal to 180 days। यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं, greater than equal to, यहाँ पे हम बोल रहे हैं ग्रेटर देन, दैट इज नॉट इक्वल टू, मोर देन 180 डेज होगा तो ही पर्सन का रेजिडेंशियल स्टेटस माना जाएगा, एज अ PRI इंडिया में माना जाएगा उसे। बट अंडर द कंपनीज एक्ट में हम बोलते हैं अगर इक्वल टू 182 डेज है इन दी करंट फाइनेंशियल ईयर, तो हम उसको मान लेते हैं कि हाँ वो रेजिडेंट डायरेक्टर है। तो यहाँ वहाँ डिफरेंस है, यहाँ पे है मोर देन 182 डेज होगा तो ही वो रेजिडेंट कंसिडर किया जाएगा। A person residing in India for more than 182 days during the course of preceding financial year but does not include a person who has gone out of India or who stay outside India in either the cases। बट हम क्या बोल रहे हैं, बट डज नॉट इंक्लूड अ पर्सन हु हैज गॉन आउट ऑफ इंडिया। बट अगर कोई पर्सन जो प्रीवियस ईयर में मान लो वो 182 डेज से ज्यादा रहा है, बट वो इंडिया से बाहर जा रहा है फॉर द EPO के लिए, यानी कि एम्प्लॉयमेंट, बिजनेस या फिर किसी अनसर्टेन पीरियड के लिए उसका इंटेंशन है वहां रुकने का, तो हम उसको फिर उसको हम PRI नहीं बोलते हैं। तो पर्सन हु हैज गॉन आउट ऑफ इंडिया and stay outside India in either case for taking up employment outside India, एम्प्लॉयमेंट के लिए अगर कोई पर्सन इंडिया से बाहर जा रहा है, इवन दो उसका 182 डेज से ज्यादा का स्टे था इन द प्रीसीडिंग ईयर, बट स्टिल ही इज गोइंग आउट फॉर एम्प्लॉयमेंट के लिए जा रहा है, या केयरिंग आउटसाइड एज अ बिजनेस और वोकेशन आउटस्टैंडिंग इंडिया, या फिर किसी पर्पस के लिए इन सच सर्कमस्टेंस एज वुड इंडिकेट हिज इंटेंशन टू स्टे आउटसाइड इंडिया फॉर एन अनसर्टेन पीरियड के लिए रहेगा, तो उस केस में हम क्या मानेंगे कि वो पर्सन जो है वो फिर PRI नहीं हो जाएगा, वो PROI हो जाएगा। उसके बाद आता है हमारा पर्सन हु हैज कम टू और स्टे इन इंडिया इन आइदर केस। अगर कोई पर्सन हु हैज come to India or stay in India in either case, however such a person has come to or stay in India for any of the following purpose, he shall be considered as a person resident in India irrespective of the number of days in India in the preceding financial year। अब सपोज कोई पर्सन जो है वो पिछले साल 182 डेज से ज्यादा नहीं रहा है इंडिया में, बट वो करंट ईयर में किस पर्पस के लिए आ रहा है, वो करंट ईयर में आ रहा है एम्प्लॉयमेंट के लिए, वो करंट ईयर में आ रहा है बिजनेस के लिए, वोकेशन के लिए, या फिर कोई ऐसा पीरियड जहाँ पे वो इंडिया में होल्ड करेगा, तो उस केस में भी उस पर्सन को हम पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया मान लेंगे। उसके बाद हमारा ये वाला आता है आर्टिफिशियल पर्सन। What will be termed as artificial person? Any person or body corporate जो कि registered हुई और incorporate हुई इंडिया में, any board, branch, office, agency in India owned and controlled by a person resident outside India। और हम क्या बोलते हैं, अगर कोई आर्टिफिशियल पर्सन है, कोई पर्सन है, बॉडी है, कॉर्पोरेट हुई, रजिस्टर्ड इनकॉर्पोरेट हुई इंडिया में, या फिर कोई मतलब ये सारी इन इंडिया ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया, दी
मतलब जो भी है ब्रांच ऑफिस एजेंसी आउटसाइड इंडिया ओन्ड एंड कंट्रोल बाय द पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया। ब्रांच ऑफिस है सब बाहर बट पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया से कंट्रोल कर रहा है तो वो भी पीआरआई में चला जाएगा। पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया मीन्स अ पर्सन हु इज नॉट पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया। और पीआरओआई कब हो जाएगा, जब वो पीआरआई नहीं है तो सारे केसेस में वो पीआरओआई हो जाएगा। उसके बाद आता है सिटीजनशिप जो है वो रेलेवेंट नहीं है फॉर डिटरमाइनिंग द पीआरआई और पीआरओआई। सिटीजनशिप जो है दिस इज नॉट द वैलिड क्राइटेरिया फॉर विच यू कैन डिटरमाइन, मतलब हम रेजिडेंशियल स्टेटस को कंसिडर करके डिटरमाइन कर देंगे कि वो पर्सन रेजिडेंट इंडिया है या आउटसाइड इंडिया। सिटीजनशिप जो है वो फेरा के लिए एप्लीकेबल होता था, अभी हमारे फेमा एक्ट में इसका कोई रोल नहीं है। देन कम्स दी in the financial year 1920 a person reside in India for 200 days। फाइनेंशियल ईयर 2019-20 में एक पर्सन जो है वो 200 दिन रहा है, वो 182 डेज से ज्यादा रहा है। 1 जून में जो पर्सन है वो इंडिया छोड़ रहा है फॉर एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया। द पर्सन लीव्स इंडिया, अब वो इंडिया से बाहर जा रहा है, आउटसाइड इंडिया जा रहा है। तो डिटरमाइन कीजिए वेदर द पीआरआई और पीआरओआई कि वो पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया होगा या पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया होगा। तो इस केस के अकॉर्डिंग तो वो पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया होगा क्योंकि उसका पर्पस तो दूसरा है। तो फॉर दिस पीरियड 1 अप्रैल दिस 1 जून सच अ पर्सन शैल बी पीआरआई एंड फ्रॉम 2 जून ऑनवर्ड्स ही विल बी 2 जून ऑनवर्ड, मतलब पिछले साल तो वो वहां यहाँ इंडिया में था तो वो पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया था, बट ऑनवर्ड ही विल बी पर्सन, बट इसके बाद हम बोलेंगे कि वो तो पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया है irrespective of the fact कि वो रहा है 182 days in the preceding financial year, तो भी वो PROI हो जाएगा। Mr. has come to India on 1st June 2019 for visiting his parent. However, his parent falls sick and he is certain that he will not be able to return in an year. He ends up staying with them on 31st July 2020, मतलब ऑलमोस्ट एक साल होने वाला है, मतलब 182 डेज से ज्यादा वो रहा है, यहाँ रहा है। इज ही अ पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया, क्या वो पर्सन इन रेजिडेंट इंडिया, क्या वो 182 डेज या उससे ज्यादा रहा है, बट क्या वो एम्प्लॉयमेंट के लिए आया, क्या वो बिजनेस के लिए आया, वोकेशन के लिए आया, कोई अनसर्टेन पीरियड जिसकी वजह से उसको यही रहना पड़ रहा है, तो दिस इज द आंसर इज नो। तो वो पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया होगा। तो मिस्टर एस विल बी कंसिडर्ड एज द पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया even though he resided in India for more than 182 days in the financial year, he has not come for any three purpose for the employment, business or uncertain period. Hence, he is not the person resident in India in the financial year 2021। उसके बाद रेजिडेंशियल स्टेटस जो है इज नॉट फॉर अ ईयर। रेजिडेंशियल स्टेटस जो होता है वो नॉट फॉर अ ईयर, ईयर के लिए नहीं होता है, इट इज ऑन अ पर्टिकुलर डेट। ये कैसे होता है, इट इज ऑन अ पर्टिकुलर डेट, अनलाइक द इनकम टैक्स एक्ट 1961। तो हम क्या बोलते हैं, जो रेजिडेंशियल स्टेटस होता है दैट द सेम इज नॉट फॉर अ ईयर, वो ईयर के लिए नहीं होता है, इट इज ऑन अ पर्टिकुलर डेट अनलाइक द इनकम, इट इज ऑन अ पर्टिकुलर डेट के हिसाब से हम रेजिडेंशियल स्टेटस वाली चीजों को कैलकुलेट करते हैं। Is it mandatory for a person to reside in India for more than 180 days in the previous financial year to be considered this? ये mandatory नहीं है, अगर वो EVU के लिए आया तो भी वो बन जाता है पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया इवन दो उसने 182 डेज से ज्यादा का स्टे नहीं किया होता है तो भी। Where a student is living India for higher study, RBI has clarified that they shall be person resident outside India मानेंगे। एक तो वो स्टडी के लिए इधर बाहर रहेंगे, उसके बाद वहीं पे वो एम्प्लॉयमेंट वगैरह करने लग जाएंगे तो हम मान लेंगे कि वो PROI हो जाएंगे। उसके बाद आता है हमारा देन कम्स द नेक्स्ट दैट इज द सेक्शन 3। सेक्शन 3 जो है वो डील करता है फॉरेन एक्सचेंज एक्सेट्रा में। फॉरेन डीलिंग इन फॉरेन एक्सचेंज एक्सेट्रा, नो पर्सन पीआरआई एंड पीआरओआई, कोई भी पर्सन जो है पीआरआई एंड पीआरओआई शैल डील इन और ट्रांसफर फॉरेक्स और फोर्स टू एनी पर्सन अदर देन द एपी, make any payment to or credit of PROI, receive any payment from the person resident outside India otherwise through this, enter into financial transaction in India as a consideration for acquisition of asset outstanding India. Where any such a payment is received without corresponding inward remittance, it shall be deemed to be received through the person other than the AP. However, the above restricted transaction may be carried on in, if otherwise provided in this Act, rules or regulation, or with permission of RBI General or Special. उसके बाद फॉर दिस सेक्शन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन मतलब होता है पेमेंट टू क्रेडिट ऑफ एनी पर्सन, रिसीविंग पेमेंट फॉर और ऑन बिहाफ ऑफ एनी पर्सन, to draw, issue, negotiate any bills of exchange or transfer security or acknowledge debt. Purpose of this section is to regulate the inflow and outflow of forex as regulated manner and through the APS only. उसके बाद सेक्शन 4 बोलता है होल्डिंग ऑफ फॉरेक्स एक्सेप्ट एज प्रोवाइडेड इन दिस एक्ट, कोई भी नो
पर्सन रेजिडेंट इंडिया एक्वायर करेगा, होल्ड करेगा, ओन करेगा, पोजेस करेगा, ट्रांसफर करेगा एनी फॉरेक्स फोर्स एज इमूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया एक्सेप्ट एज, जितना प्रोवाइड किया है इसमें कोई भी पर्सन जो है नो पीआर, कोई भी पर्सन जो रेजिडेंट है इंडिया में वो एक्वायर नहीं करेगा, होल्ड नहीं करेगा, पॉजेस नहीं करेगा, ट्रांसफर नहीं करेगा. हार्ट ऑफ इज होल्ड, एक्वायर, ट्रांसफर, ओन, possess any forex force immovable property जो कि सिचुएटेड है आउटसाइड इंडिया में. सेक्शन 5 बोलता है द करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन. सेक्शन 5 डिस्कस करता है अबाउट द करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन के बारे में. एनी पर्सन में सेल और ड्रॉ फॉरेक्स टू और फ्रॉम an authorized person if such sale or draw is the current account transaction. कोई भी पर्सन जो है वो सेल कर सकता है, ड्रॉ कर सकता है फॉरेक्स को. कोई भी पर्सन जो है वो सेल कर सकता है, ड्रॉ कर सकता है फॉरेक्स को टू फ्रॉम एन authorized person से if such a sale or drawal is the current account transaction. CG में in consultation with RBI की consultation में impose करेगी reasonable restriction on the current account transaction. RBI cannot on its own impose any restriction on the current account transaction. Then comes the import in India of machinery for installation in a factory from a UK vendor by the payment in cash. इम्पोर्ट हो रहा है, हम क्या बोल रहे हैं, इम्पोर्ट हो रहा है इंडिया में ऑफ मशीनरी फॉर इंस्टॉलेशन के लिए. इम्पोर्ट हो रहा है इंडिया में ऑफ मशीनरी, इम्पोर्ट हो रहा है इंडिया में, इम्पोर्ट हो रहा है कहीं से आके इंडिया में आ रही है मशीनरी फॉर इंस्टॉलेशन इन फैक्ट्री फ्रॉम अ यूके वेंडर बाय पेमेंट हो रहा है कैश में. इम्पोर्ट हो रहा है इंडिया में मशीनरी फॉर इंस्टॉलेशन इन फैक्ट्री फ्रॉम अ यूके वेंडर ऑन अ क्रेडिट फॉर 3 मंथ की क्रेडिट पे आ रही है. तो 3 मंथ के क्रेडिट में आ रही है तो हम उसको बोलेंगे कि वो करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन है, बिकॉज शॉर्ट टर्म बैंकिंग और क्रेडिट फैसिलिटी जो है, शॉर्ट टर्म क्रेडिट और शॉर्ट टर्म बैंकिंग और क्रेडिट फैसिलिटी जो है वो कवर्ड होती है अंडर दी करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन में. गिफ्ट से $1,000 बाय द पर्सन रेजिडेंट इंडिया में टू पर्सन रेजिडेंट, अगर गिफ्ट दिया जा रहा है पर्सन रेजिडेंट इंडिया को टू द पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इन इंडिया, दिस विल बी द कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन होगा. ये कोई करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन, यस दिस रिजल्ट इन ऑल्टरेशन ऑफ असेट ऑफ द पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया इन इंडिया. ऑल्दो इट इज द कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन, सच अ गिफ्टिंग इज परमिटेड है एज पर द रूल. कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन इज फ्रीली परमिटेड होते हैं अनलेस उसको स्पेसिफिकली रेस्ट्रिक्ट ना किया जाए. उसके बाद आता है हमारा शेड्यूल्स ऑफ फेमा करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन रूल 2000. शेड्यूल 1 बोलता है ड्रॉवल ऑफ फॉरेक्स बाय एनी पर्सन फॉर फॉलोइंग पर्पस इज प्रोहिबिटेड. शेड्यूल ऑफ फेमा क्या होता है, व्हाट विल बी द शेड्यूल ऑफ फेमा द करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन रूल 2000. शेड्यूल 1 बोलता है देयर विल बी द ड्रॉवल ऑफ फॉरेक्स बाय एनी पर्सन फॉर फॉलोइंग पर्पस इज प्रोहिबिट किया है. अगर रेमिटेंस हुआ है आउट ऑफ लॉटरी विनिंग्स के लिए, रेमिटेंस हुआ है इनकम फ्रॉम रेसिंग राइडिंग एक्सेट्रा और किसी एनी अदर हॉबी के लिए, रेमिटेंस हुआ है फॉर परचेज ऑफ लॉटरी टिकट, बैंड मैगजीन, फुटबॉल पूल, स्वीप टैक्स के लिए, पेमेंट हुआ है कमीशन ऑन एक्सपोर्ट मेड टुवर्ड्स इक्विटी इन्वेस्टमेंट इन जेवी होली ऑन सब्सिडी अब्रोड ऑफ इंडियन दिस. उसके बाद आ रहा है हमारा रेमिटेंस हुआ है डिविडेंड का बाय एनी कंपनी टू विच द रिक्वायरमेंट ऑफ डिविडेंड बैलेंसिंग इज एप्लीकेबल. पेमेंट ऑफ कमीशन ऑन एक्सपोर्ट अंडर द रुपी स्टेट क्रेडिट रूट एक्सेप्ट कमीशन अप टू 10% ऑफ इनवॉइस वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ टी एंड टोबैको. पेमेंट अगर रिलेटेड है कॉल बैक सर्विसेज ऑफ टेलीफोन के लिए, रेमिटेंस है ऑफ इंटरेस्ट इनकम ऑन फंड्स हेल्ड इन नॉन रेजिडेंट स्पेशल रुपी अकाउंट स्कीम. If any of the above remittance payment is to be done by the person resident India to a person resident outside India, the person resident India cannot go for the AP and draw the dollar because these are prohibited. शेड्यूल 2 बोलता है अबाउट द ट्रांजेक्शन विच रिक्वायर प्रायर अप्रूवल चाहिए ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर ड्रॉवल ऑफ फॉरेक्स. आपको प्रायर अप्रूवल चाहिएगी, किससे अप्रूवल चाहिएगी, प्रायर अप्रूवल चाहिएगी फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से फॉर ड्रॉवल ऑफ फॉरेक्स के लिए. अगर आपका कल्चरल टूर है तो हम क्या बोलते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन एंड कल्चर नाउ नोन एज मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन. अगर आपका कल्चरल टूर से कंटेक्स्ट में हम चीज़ें को डिस्कस कर रहे हैं तो हम क्या बोलेंगे उस केस में हम बोलेंगे दैट द मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन कल्चर विच इज नोन एज मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन. अगर आपका एडवर्टीजमेंट हो रहा है इन फॉरेन प्रिंट मीडिया बाय स्टेट गवर्नमेंट एंड इट्स द पब्लिक the paid up share capital that is greater than the $10,000 except where such advertisement is for the purpose of promotion of tourism, foreign investment and international bidding
पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ सीजी जो है वो नॉट कवर है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, रेमिटेंस अगर होता है फ्रेट ऑफ वेसल चार्टेड बाय अ पीएसयू तो मिनिस्ट्री ऑफ सरफेस ट्रांसपोर्ट चार्टरिंग विंग। देन पेमेंट हो रहा है ऑफ इंपोर्ट थ्रू ओशन ट्रांसपोर्ट बाय द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और द पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग ऑन सीआईएफ बेसिस अदर देन एफओबी और एफएए बेसिस तो मिनिस्ट्री ऑफ सरफेस ट्रांसपोर्ट चार्टरिंग विंग। Multimodal transport operator making the remittance to their agent abroad, that is the registration certificate from Director General of Shipping. उसके बाद रेमिटेंस हो रहा है हायरिंग चार्जेस ऑफ ट्रांसपोंडर्स, टीवी चैनल्स, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। रेमिटेंस ऑफ कंटेनर डिटेंशन चार्जेस अगर ग्रेटर है देन द रेट प्रिस्क्राइब बाय द डायरेक्टर जनरल ऑफ शिपिंग, मिनिस्ट्री ऑफ सरफेस ट्रांसपोर्ट, डायरेक्टर जनरल ऑफ शिपिंग। रेमिटेंस हो रहा है प्राइस का, मनी का, स्पॉन्सरशिप का ऑफ स्पोर्ट्स एक्टिविटी अब्रॉड बाय अ पर्सन अदर देन इंटरनेशनल नेशनल स्टेट लेवल स्पोर्ट्स बॉडी इज द एम तो यूएस डॉलर अगर 1 लाख से ज्यादा है। मिनिस्ट्री ऑफ एचआर डेवलपमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट। रेमिटेंस हो रहा है फॉर मेंबरशिप ऑफ पीआईएन क्लब, प्रोटेक्शन एंड इंडेमनिटी इंश्योरेंस तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इंश्योरेंस डिवीजन। उसके बाद अगर शेड्यूल 3 बोलता है ट्रांजेक्शन विच इन एक्सेस ऑफ लिमिट रिक्वायर प्रायर अप्रूवल ऑफ आरबीआई, कौन से ट्रांजेक्शन है शेड्यूल 3? शेड्यूल 2 के अकॉर्डिंग तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अप्रूवल ले रहे हैं, शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंग आरबीआई से अप्रूवल ले रहे हैं। आरबीआई से हम किस चीजों के लिए अप्रूवल ले रहे हैं? फॉर ड्रॉवल ऑफ फॉरेक्स लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम, फॉर अवेल फॉरेक्स फैसिलिटी फॉर द पर्पस विद द लिमिट ऑफ यूएसडी, अगर यूएसडी की लिमिट 2.5 लाख से ज्यादा है। एडिशनल रेमिटेंस बियॉन्ड शेल रिक्वायर दी प्रायर, अगर आप फॉरेक्स फैसिलिटी अवेल कर सकते हो अगर लिमिट विद इन है यूएसडी 2.5 लाख ओनली। एडिशनल रेमिटेंस बियॉन्ड लिमिट शेल रिक्वायर्ड चाहिएगी प्रायर अप्रूवल ऑफ आरबीआई की अप्रूवल चाहिएगी। अगर प्राइवेट विजिट है टू एनी कंट्री एक्सेप्ट नेपाल एंड भूटान, अगर आप प्राइवेट विजिट कर रहे हो किसी भी कंट्री में एक्सेप्ट नेपाल एंड भूटान, नेपाल एंड भूटान के अलावा अगर आप प्राइवेट विजिट कर रहे हो, गिफ्ट और डोनेशन रिसीव कर रहे हो, गोइंग अब्रॉड फॉर एम्प्लॉयमेंट, immigration, permanently settling in a country, maintenance of close relative abroad, travel for business, attending a conference, specialized training, for meeting expense of medical treatment, checkup abroad, or accompanying in a patient, expense in connection with medical treatment abroad, studies abroad, and any other current account transaction provided for DGNH इंडिविजुअल में अवेल करेगा फॉरेक्स फैसिलिटी अगर उसका डॉलर 2.5 लाख से ज्यादा हो, if it is so required by the country of immigration, medical institute offering the treatment of the university respectively, provided further that where an individual remit करेगा अगर एक amount under this scheme in a financial year applicable limit shall be reduced from this to such amount remitted in the aggregate financial year। यहाँ तक हम पढ़ते हैं, then we should take a 5 minutes break and then to boost up our energy and then continue the FEMA because FEMA बहुत बड़ा है, अगर एक ही फ्लो में पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं जाके एनर्जी ड्रेन होगी और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट तो आगे है। अभी तक तो एग्जामिनर क्वेश्चंस ही नहीं बनाता है, क्वेश्चंस जो बनेंगे वो तो आगे से बनेंगे। तो एक तो ये आरबीआई वाले से बन सकता है और किसकी अप्रूवल चाहिए होती है, कितना अमाउंट के एक्सेस में, तो डॉलर 2.5 लाख, और ये अब क्वेश्चंस बनना स्टार्ट होंगे। अगर हमने आगे का पार्ट अच्छे से नहीं पढ़ा तो हम क्वेश्चन को सही नहीं कर पाएंगे फॉर अवर सेट ए लो पेपर के लिए। तो हमने यहाँ तक तो पढ़ लिया है, हम इसको थोड़ा सा और पढ़ के ब्रेक ले लेते हैं। Provided further that where individual remit an amount under this scheme in a financial year applicable limit shall be reduced from the dollar 2.5 lakh by such amount remitted the limit of dollar 2.5 lakh in aggregate in financial year। Provided also that जो भी person resident India होगा but not permanently resident in India is a citizen of foreign state other than Pakistan के अलावा किसी और state का हो, is a citizen of India who is in a deputation to India to the office or branch of a foreign company or subsidiary or joint venture in India of such foreign company, make any remittance up to his net salary after deduction of taxes, the PF, etc. For this schedule, the person resident in India on account of his employment or deputation of a specified duration irrespective of length thereof, or for a specific job or assignment the duration of which is not greater than 3 years is a resident and not permanently resident। देन फैसिलिटी फॉर पर्सन अदर देन इंडिविजुअल, इसको हम अभी 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं, देन
कंटिन्यू करेंगे। एक बार देख लेते हैं अभी हम कौन से पेज नंबर पे हैं। 12.6 पे हैं। और फेमा कब तक कहाँ तक चलेगा? Fema is lengthy enough, of course. Obviously it is. It's very lengthy. What we can do is split this part and cover the next part in the next one. Either we can do this way. This is around 22 pages chapter.